मॉर्निंग में और इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में जो आनंद मिलता है उसकी कोई उसे बयान नहीं किया जा सकता। तो आप सब लोगों का मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सीधे जल्दी से प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर पहुंचेंगे क्योंकि आज टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा समय लेने वाला भी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग, जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। इस बिजनेस की शुरुआत होती है जब आप करने का डिसीजन लेते हैं और जब आप एक्शन मोड में आते हैं तो सबसे पहले जो शब्द नजर आता है वो आता है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत जरूरी पहलू है इस बिजनेस में, और यहीं से पता लग जाता है कि हम इस बिजनेस में कितने दिन तक रहने वाले हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के 3 चरण होते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग आएंगे। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग को अगर डिटेल में इलेबोरेट करूं तो 3 प्रोसेस से मिलकर प्रोस्पेक्टिंग बनता है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो होता है लिस्ट मेकिंग, दूसरा कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, और तीसरा होता है सौदा प्लान। ये 3 प्रोसेस को कंप्लीट करें तो प्रोस्पेक्टिंग बनता है। प्रोस्पेक्टिंग को अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो वो संभावित ग्राहक, वो संभावित लोग जिनको हम इस बिजनेस के अंदर लेके आएंगे या इस बिजनेस के अंदर अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले लिस्ट मेकिंग के ऊपर। लिस्ट मेकिंग एक बेहद जरूरी चीज है इस बिजनेस में, जैसा हमने 7 बेसिक्स में बात की थी। और लिस्ट मेकिंग जितनी ज्यादा इलेबोरेटेड होगी, जितने ज्यादा लोग हमारे पास होंगे लिस्ट मेकिंग में, हम उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए जी। तो लिस्ट मेकिंग बेहद जरूरी पहलू है और उसके साथ ही साथ कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, जब हम लोगों को आमंत्रित करते हैं प्लान देखने के लिए या प्लान दिखाने के लिए, और फाइनली होता है शो द प्लान। मैं इससे पहले के आगे बढ़ूं, मैं जानना चाहता हूं कुछ लोगों से कि वो क्या चीज है जो हमें कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग या शो द प्लान करने से या प्रोस्पेक्टिंग करने से रोकती है। बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को भी जल्दी रिसेंटली शुरू किए हैं। काफी लोग इस मीटिंग में नए कनेक्ट हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक्सरसाइज करी थी और मैं चाहूंगा फिर से हम लोग ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि लोगों के अंदर से जब चीज निकल के आती है तो हमें सही कारण पता लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में हम सोल्यूशन करेंगे उन सभी कारणों का, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं वो क्या क्या कारण है। तो मैं खालिद जी और राठौर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 4 नए लोग देख लीजिएगा, वो नए होने चाहिए। उनसे हम जानेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं लिस्ट बिल्डिंग और कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग से। मिस्टर दतार सिंह है सर, उनको अनम्यूट कर दिया है जी। मिस्टर अजय गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, सबसे पहले तो ये जो हमको लिस्ट मेकिंग में जो हेजिटेशन और प्री जज जो करते हैं हम, वो दिक्कत आती है। हम पहले से ही जज कर लेते हैं कि ये तो बहुत गरीब है या ये बहुत पैसे वाले हैं, इनको जरूरत नहीं है, या और एक हेजिटेशन रहता है हम लोगों को शुरू में, वो भी हमें रोकता है कि हम किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम अजय गुप्ता है एंड मेरे को लगता है सर कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आते हैं और जब हम सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो जो ड्रीम्स हमारे को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो हमारे को बोला जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो रियलिटी में लाने के लिए बंदे को लगता है कि यहाँ पर मैं अगर 2-3 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा तो वो आगे काम करेंगे और मेरे को बेनिफिट आएगा। इस करके उनकी खुद की प्रोस्पेक्टिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है और उनको लगता है कि मेरी टीम से ही काम। तो एक लेवल पे आके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी ही प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देता है और टीम के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है। वेरी वंडरफुल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर, सबसे पहले तो लिस्ट बनाते समय ये लगता है यार ये मेरे सीनियर है और अगर मैं इनका नाम लिखूं और इनको जब प्लान दूंगा तो ये जो है बिल्कुल ही मना कर देंगे और उल्टा हमारा ही मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जजें होती है, प्री जज होती है। तो इस वजह से जो है उन लोगों का, सीनियर लोगों का नाम ना लिख के अपने डाउन के लोगों का नाम लिस्ट में आता है, तो जिसका रिजल्ट बहुत कम है। ये थोड़ी सी चीजें डर लगती है लिस्ट बनाते समय कि ये मेरा तो सीनियर है। अनस भाई ने बहुत ही बढ़िया और शानदार बात हम लोगों को बताई है कि हम अपने से ज्यादा बड़े स्टेटस के लोगों के नाम लिखने से डरते हैं। हमें डर लगता है
उनके सामने अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने में। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। 3 कारण निकल के आए, और 1-2 लोगों से हम जानना चाहेंगे। मिस्टर यश मौर्य, आपका अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, जब हम किसी को प्लान बताने का सोचते हैं ना, तो पहले तो सोच ही लेते हैं कि ये सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा। बताने के बाद अगर हमने उनको बताया, जैसे ही हम उन्हें बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि तुम लोग ने तो सपने देख लिए, जो देखे अब तुम खुद से पूरा करो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यही बोलते हैं। समझाने की कोशिश भी करते हैं तो वो समझते नहीं है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका भी गलत होता है। तो हम जो समझाते हैं ना उनको, अगर वो समझ जाए तो उनके लिए बेटर होता है। लेकिन कई बार हम गलती कर देते हैं समझाने में। या तो हम उनको इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करने से पहले हम अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बता देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है जो कि मैंने की है। हम उनको पहले मतलब जज कर लेते हैं जो भी वो सोचते हैं कि मतलब कि बताने के लिए। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब नए लोगों के अंदर ये पेट में तितलियां दौड़ती हैं शुरुआत में इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करते हुए। लास्ट कंटेस्टेंट मैं लेना चाहूंगा, एक पार्टिसिपेंट और मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें निकल के आ रही हैं। मिस्टर पंकज श्रीवास्तव। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। जी सर, मेरा ये मानना है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है हम मात खाते हैं। क्योंकि हम जब कोई हमें ज्वाइन करवाता है तो हम इमीडिएट जो है अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कंपनी किस तरीके से काम करती है और कंपनी किस तरीके से पैसे देती है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है या किस तरीके का बैकग्राउंड है। वहां पे हम थोड़ा सा पूरी जानकारी लेके और सीख के और समझ के जाएं तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को बता पाएंगे। और दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे ही हम अपने आसपास के लोगों को 5-7 लोगों को बताते हैं और उनमें से काफी लोग अगर मना कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है और अब कहते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो जुड़े नहीं, तो बाकी लोग को तो मैं जोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बाकियों को तो मैं जानता भी नहीं उतने अच्छे तरीके से। तो ये 2 चीजें सर मेरे हिसाब से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से हमें कॉन्टेक्टिंग और ये प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत आती है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो कुल मिलाकर के अगर देखें, हमने जितने लोगों से बात की तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आती हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करने से या कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइट करने से हमें जो चीजें रोकती हैं वो है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो है भरोसा, वो है नॉलेज, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा छोटा मानते हैं उन सभी लोगों के सामने जो हमसे बड़े कैडर के लोग हैं। ऐसा ही है सर? अगर आप सब लोगों की सहमति है तो एक बार जल्दी से यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि यही वो कारण है जिसके करके हम रुक जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने से और कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइट करने से। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 2-3 स्टोरीज जो कुछ रियल लाइफ स्टोरीज है और इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। क्या बात है। मैं ये यस बोलने वाली एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे मुझे पता लग जाता है कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने से आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ 1-2 स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। पहला जो हमारा टूर था वो थाईलैंड का था। मैं और राजकुमार गिरी जी थाईलैंड में एक शो देखने गए हुए थे, जहां पे एक जादूगर ने एक व्यक्ति को सडनली गायब कर दिया। तो सारे लोगों ने बहुत तालियां बजाई। तो गिरी जी ने मेरे से बोला कि यार इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब? कह रहे इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है, ये तो कोई भी आदमी गायब करना हो उसे वेस्टीज का प्लान दिखा दो, वैसे ही गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, इसमें इतनी मेहनत की क्या बात है। हम तो जादू उसे मानेंगे, तुम ऐसा कोई जादू दिखाओ जिससे गायब आदमी वापस हमारे पास आ जाए। तो जनरली ऐसा होता है कि जब अब ये थॉट प्रोसेस है हम लोगों का कि हम लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो गायब हो जाएंगे। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हमारे दिमाग में चलता रहता है। और दूसरा, कमजोर तैयारियों की वजह से, चूंकि हम नए होते हैं तो नए होने की वजह से हमसे प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता। एक स्टोरी मुझे यहाँ पे याद आती है बहुत अच्छी। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने, जो वेटनरी डॉक्टर थे, मतलब जानवरों के डॉक्टर थे, और पढ़ाई करने के बाद 4 साल की डिग्री करने के बाद जब वो पहली बार फील्ड में गए, मतलब पहली बार उन्होंने अपना पेशेंट देखा, तो वो पेशेंट एक शैतान भैंस थी। शैतान मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत मरखने होते हैं, मारते हैं बहुत ज्यादा, वो गुस्से वाले होते हैं। तो डॉक्टर साहब को पहले ही दिन जो मिली वो मिली एक ऐसी भैंस जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। वो टच भी नहीं करने दे रही थी डॉक्टर साहब को। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने उसका टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, और उसे बांध बूंद करके कैसे भी करके
टेम्परेचर जब चेक किया तो डॉक्टर साहब उसे इंजेक्शन देना चाहते थे, दवाई देना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भैंस उनको हाथ ही नहीं रखने दे रही थी। तो बहुत देर मेहनत करने के बाद डॉक्टर साहब ने परेशान जब हो गए तो उन्होंने अपने सीनियर को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे मैं पहली बार भैंस देखने आया हूँ और ये भैंस बहुत परेशान कर रही है और दवाई नहीं ले रही, क्या करना चाहिए। तो जो सीनियर थे वो मैच्योर थे, उन्होंने बोला कि एक काम कर, कहीं से ना थोड़ा सा पाइप लेके आ, क्योंकि जो भैंस की जो गोलियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी गोलियां होती हैं, मतलब 1-1, 1.5-1.5, 2-2 इंच की भी वो टेबलेट्स होती हैं और बहुत मोटी मोटी होती हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम कर, एक पाइप लेके आजा कहीं से, और भैंस के दांत एक ऊपर वाला ही जबड़ा होता है, एक ही तरफ के दांत होते हैं, तो उन्होंने बोला दांत के साइड में से उस पाइप को अंदर घुसा दो और गोली उस पाइप में अंदर डाल के जोर से फूंक मार देना। अब डॉक्टर साहब गए, पाइप लेके आए, पाइप लेकर के उन्होंने भैंस की गाल के नीचे दांतों के साइड से अंदर घुसा दिया और पाइप अंदर तक पहुंचा करके उसके अंदर गोली डाली, और गोली डाल के जैसे ही वो फूंक मारने वाले थे, इससे पहले कि डॉक्टर साहब फूंक मारे, भैंस ने फूंक मार दी। और सोचो वो 1.5 या 2 इंच की गोली जब डॉक्टर साहब के गले में अटक गई होगी तो डॉक्टर साहब की क्या हालत हुई होगी। तो हम में से बहुत सारे लोगों की यही हालत होती है जब वो पहला प्लान दिखाने जाते हैं या कमजोर तैयारियों के साथ प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, तो भैंस फूंक मार देती है उनके फूंक मारने से पहले, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे गायब हो जाते हैं और अपलाइन फोन मिला मिला के परेशान हो जाता है, वो अपना फोन पिक नहीं करते। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें शुरुआत में देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको एक एम्पावरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ जाएंगे। दोस्तों, ये हमारे साथ होता था, अब हमें कैसे सोचना है, वो ये स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें आगे फ्यूचर में कैसे सोचना है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट मेकिंग और प्लान दिखाने को लेकर के। दोस्तों, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं, एक लड़के की जिसका नाम जॉन था, जो अमेरिका में रहता था। गर्मी की छुट्टियों में यानी समर वेकेशन में उसे स्कूल की तरफ से एक टास्क दिया गया। वो टास्क ये था कि सभी बच्चों को 60 बाइबल दी गई और उनको बोला गया कि ये बाइबल आपको बेचनी है और इनसे जो पैसा आएगा उससे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे, यानी चैरिटी करेंगे। अब सारे बच्चों को 60 बाइबल दे दी गई और बच्चे घर आ गए और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे छुट्टियों को लेकर के। वो एक्साइटमेंट तो पिछले जमाने की बात हो गई, आजकल तो बच्चे घर से ही सारा काम कर रहे हैं, तो अब छुट्टी जैसी चीज उन्हें क्रेज नहीं लेके आती है। एनीवेज, तो अगले दिन बच्चा सुबह उठा और वो बाइबल लेके निकला, और लेकर के जब पहले दरवाजे पे गया तो पहले दरवाजे पे उसे रिजेक्शन हैंडल करने को मिला। उसने जब दूसरा दरवाजा नॉक किया तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसकी आवाज में हकलाहट थी, और एक लेडी ने दरवाजा खोला। उसने बोला, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का घबरा के बोला, वो बाइबल बेचनी है मुझे और आप बाइबल ले लो। तो लेडी बोली, मैं क्यों ले लूं बाइबल, भागो यहां से। अब वो लड़का घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। उसने तीसरा दरवाजा नॉक किया, और जब तीसरा दरवाजा नॉक किया तो एक व्यक्ति अंदर से निकला और वो बहुत गुस्से में था, कुछ कारण रहा होगा, और ये बच्चा ये डरा हुआ था, पहले ही सहमा हुआ था, इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। और उसने जब जैसे ही दरवाजा खोला, बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ क्या चाहिए तुम्हें? अब जॉन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और जॉन की आंखों में से आंसू भी निकल गए। अब जॉन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो चौथे दरवाजे की तरफ जाए। अब हैरान परेशान जॉन, अब उसे ऐसा लग रहा था 60 बाइबल कैसे बिकेंगी, मेरा स्कूल का टास्क कैसे पूरा होगा। वो बहुत परेशान था, टेंशन में था, और उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अगला दरवाजा नॉक कर सके। हैरान परेशान दुखी मन के साथ वो घर आया और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और वो अपने कमरे में जाके सो गया, लेट गया। शाम को जब उसके पिताजी आए तो उनके घर में जो नौकर था उन्होंने बताया कि जॉन आज बहुत परेशान है बाबूजी, और उसने खाना भी नहीं खाया है और बड़ा परेशान सा है, पता नहीं क्या हो गया, और दरवाजा बंद कर रखा है। उसके जो पिताजी थे वो एक सफल सेल्समैन थे और उन्हें सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से आता था। तो उन्होंने जॉन का दरवाजा प्यार से खटखटाया और बोले, जॉन मैं पापा बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। अब जॉन ने कुंठित मन से दरवाजा खोला और वो बहुत उदास था। तो उसके पिताजी ने पूछा, जॉन क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? जॉन ने बोला, पापा ऐसे हमें 60 बाइबल बेचने के लिए बोला गया है और मैं 3 जगह गया, किसी ने मेरे से बाइबल नहीं खरीदी, उल्टा एक आदमी ने तो मुझे डांट भी दिया, ये कैसे बिकेंगी और मेरा मन नहीं लग रहा, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। तो उसके पिताजी ने बोला, डोंट वरी बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये सारी की सारी बाइबल मैं खरीद लूंगा। अब जॉन के चेहरे पे खुशी की वो लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पिताजी ने बोला, लेकिन एक शर्त है। जॉन ने बोला, क्या? उसके पिताजी ने बोला कि तुम हर रोज 10 दरवाजे नॉक करोगे, हर रोज 10 दरवाजे नॉक करोगे और उनको ये प्रेजेंटेशन दोगे, बाइबल बेच के आओगे। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो लास्ट वाले दिन तुम्हारी जितनी बाइबल बचेंगी वो मैं खरीद लूंगा।
अब जॉन के चेहरे पे मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उसने कहा ठीक है पापा। अब जॉन कॉन्फिडेंट था, उसने खाना खाया, वो शाम को बहुत खेला कूदा और सो गया। अगले दिन जब सुबह जॉन उठा तो जॉन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उठा और बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसने लगभग 12-15 बाइबल अपने बैग में रखी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल दिया। अब जॉन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत पॉजिटिव थी, वो बहुत एक्साइटेड था, वो बहुत एनर्जेटिक था और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, उसके अंदर डर नहीं था। अब जैसे ही जॉन ने पहला दरवाजा नॉक किया, उसके कॉन्फिडेंस और उस शानदार बॉडी लैंग्वेज और उस प्यारी सी मुस्कुराहट को देख करके जिस लेडी ने दरवाजा खोला बड़ी खुश हुई। बोले हाँ बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए? तो जॉन ने बोला आंटी हमारे स्कूल में एक काम दिया गया है, हम लोग चैरिटी के लिए बाइबल बेच रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बाइबल लें सो दैट गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया जा सके। तो वो लेडी बड़ी खुश हुई, उसने जॉन से बाइबल ली और उसे पैसे दिए। और दोस्तों इस समय जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे था। इसी के साथ, इसी बढ़े हुए कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जॉन ने दूसरा दरवाजा नॉक किया। वहां उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अब जॉन परेशान नहीं था, अब जॉन को किसी तरह का कोई डर नहीं था, उसकी मुस्कुराहट एज इट इज थी। उसने तीसरा दरवाजा नॉक किया, वहां भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जॉन के चेहरे पे घबराहट नहीं थी, जॉन के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फिर उसने चौथा दरवाजा नॉक किया, वहां भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिली, लेकिन जॉन हैरान और परेशान नहीं था, जॉन मुस्कुरा रहा था, खुश था, क्योंकि जॉन को पता है कि अब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा दरवाजा जब उसने नॉक किया तो एक लेडी ने दरवाजा खोला, उसने पूछा हाँ बेटा क्या काम है? तो जॉन ने कहा आंटी ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल की चैरिटी के लिए बाइबल बेच रहे हैं, इनसे जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। वो लेडी इतनी इंस्पायर हुई, जॉन को अंदर बुलाया, जॉन को जूस पिलाया, जॉन को अच्छे से हैंडल किया और अपने आस पड़ोस से कुछ लोगों को बुलाया और उन सबको बोला कि देखो कितना अच्छा लड़का है और कितने चैरिटी के काम कर रहा है। अब वो लेडी ने लोगों से बोला कि आप सभी लोग बाइबल खरीदिए सो दैट बच्चों की एजुकेशन में मदद की जा सके। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन जॉन ने टोटल 12 बाइबल बेची और ना ही 12 बाइबल बेची, जॉन ने 5वें दिन तक अपनी सभी 60 बाइबल बेच दी। और जॉन वाज द ओनली पर्सन, जॉन एक अकेला ऐसा बच्चा था जिसने पूरी गर्मी की छुट्टियों में 1000 बाइबल बेची। और दोस्तों मजे की बात यह है कि अब जॉन को ये काम करने में मजा आ चुका था। जो काम उसे दिया गया था वो 60 बाइबल का था, लेकिन जॉन ने काम करते करते उसमें एंजॉय करना सीख लिया था और अब उसने 1000 बाइबल बेच दी। तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, एंड रिजल्ट को अगर हम फाइनली सोच लेते हैं तो आज की परेशानियां हमें परेशान नहीं करती हैं। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें कभी भी रुकना नहीं है। ये दुनिया, ये हर चीज इस यूनिवर्स की वो चलती रहती है। परेशान वो लोग होते हैं जो परेशानियों को देख करके रुक जाते हैं। वापस स्लाइड के ऊपर आएंगे हम लोग। दोस्तों मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानसिक स्तर के ऊपर, हम लोगों का थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, फिर हम टेक्निकलिटी के ऊपर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरनल क्लींजिंग करनी जरूरी है। दोस्तों जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्लान दिखाने की बात करते हैं तो एक तो हुआ हमें घबराहट होती है, चूंकि हम नौसिखी हैं, हमें बहुत कुछ अच्छे से नहीं आता है, तो वहां हमारी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और दूरदृष्टि काम करती है। साथ ही साथ एक चीज जो हमें रोकती है, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो काउंसलिंग हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की थी। अर्जुन ने जब देखा कि सामने उसके रिलेटिव्स हैं, वो गुरु हैं जिन्होंने उसे बाण चलाना सिखाया, वो दादाजी हैं जिनकी गोद में वो खेले, वो सभी लोग जो उसके रिलेटिव है, कोई चाचा का लड़का, कोई भाई, कोई, तो अर्जुन परेशान हो गए थे। उन्होंने बोला कि मैं इनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की काउंसलिंग की थी और उन्होंने सिर्फ एक चीज उनके अंदर से निकाली थी, वो थी डर, और दूसरा उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस को खत्म किया था। दोस्तों एक वर्ड आप आज के बाद नोट कर लीजिएगा जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी राजीव शर्मा जब तक अपने आप को राजीव शर्मा मानेगा तब तक उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हम इसे बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन जिस दिन राजीव शर्मा ये मान लेता है कि मैं सर्व करने के लिए हूं, मैं लोगों की ग्रोथ के लिए हूं, मैं लोगों के आगे बढ़ने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस अच्छा बुरा खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा जब भंडारा किया जाता है तो लोग प्रसाद बांटते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग मंदिरों के सामने या अलग अलग जगह कई बार भंडारा करते हैं या गर्मियों में कई बार पानी पिलाते हैं। तो जब वो लोगों को प्रसाद या पानी ऑफर करते हैं और लोग लेते हैं या नहीं लेते, तो क्या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है?
नहीं दोस्तों, क्योंकि वो उस समय सेवा भाव के अंदर है। उनका मानना है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसे जरूरत होगी वो ले लेगा, जिसे जरूरत होगी वो नहीं लेगा, यानी रिजेक्शंस को वो पर्सनली नहीं लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमें अपने अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस हटाना होगा। आज मैं जो भी हूं, अगर अपने आप को मानूंगा, मान लीजिए मैं राजीव शर्मा ये मानता हूं कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और मैंने किसी को प्लान दिखाया और उसने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं कुंठित हो जाता हूं। दोस्तों इसे हम बहुत विस्तार से आगे बात करेंगे। कभी भी कर्ता ना बने, साक्षी बने। कर्ता मतलब आप, यू एंड वी आर नथिंग। हम लोग सिर्फ एक्शन करने के लिए आए हैं, हमें सिर्फ गेम खेलना है। याद करो बचपन में जब हम गेम खेला करते थे, कभी हार जीत का डर नहीं होता था, हम गेम एंजॉय करते थे। वो खो खो खेलना, वो कबड्डी खेलना, वो लट्टू चलाना, वो कंचे खेलना। उस समय हम जब गेम खेलते थे तो गेम के अंदर होते थे और इतने खो जाते थे कि कब हमारे पिताजी आके हमारे कान पे एक रसीद करते थे हमें पता ही नहीं होता था। ना भूख हमें परेशान करती थी, ना थकावट हमें परेशान करती थी, न जाने कब खेलते खेलते हम लोग सो जाते थे। दोस्तों वही जुनून, वही चीजें हमें अंदर, अपने अंदर लेके आनी है। जब आप गेम खेलेंगे, यानी प्लान दिखाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू करेंगे, अगर आपने रिजल्ट्स की तरफ देखना शुरू कर दिया तो दोस्तों फियर का जन्म हो जाता है। लेकिन जब आप रिजल्ट के ऊपर ना होकर के गेम को खेल रहे होते हैं, याद कीजिए जॉन को, जॉन का गेम कंप्लीट था, उसे पता था मेरी बाइबल बिक जाएंगी। अब उसने गेम खेलना शुरू कर दिया तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस को हमें निकालना है। आगे की प्रेजेंटेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा और एक बहुत शानदार वीडियो। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, या कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो सभी एक चीज सिखाते हैं, हमें मानवता की सेवा करनी है, हमें लोगों को मदद करनी है। और दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप इस नजरिए से देखेंगे कि आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, आप लोगों को प्लान इस सोच के साथ दिखाएंगे कि यदि इस व्यक्ति को ये प्लान पसंद आया और इसमें उसने काम करना शुरू किया सीखने के साथ, तो उसकी और उसकी आने वाली फैमिली और जनरेशन की जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा, उड़ीसा से है डॉक्टर सुदर्शन मोहंती जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी फैमिली का जो चेक है इस महीने वो 11 लाख रुपए का है। दोस्तों वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा काम कर गए, सिद्धार्थ जी ने उन्हें ये बिजनेस दिया और आज उनकी फैमिली, देखिए आदमी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, पैसे बहुत मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में। तो सिद्धार्थ जी ने इस बिजनेस को उन फैमिली को दिया और उन्होंने इसे सीखा, समझा और सीरियसली काम किया। तो आज ना सिर्फ मोहंती जी बल्कि उनकी पूरी फैमिली आज सिक्योर है। तो दोस्तों इस एटीट्यूड, इस भावना के साथ अगर आप ये बिजनेस प्लान लोगों को बताएंगे तो आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी। आप जॉन की तरह पूरे कॉन्फिडेंस से, स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ लोगों को प्लान प्रेजेंट करेंगे और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक कारण बनेंगे। वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। खालिद जी आई रिक्वेस्ट आप पीपीटी प्लीज शेयर कर दीजिए। तो ये मैंने बात की बेसिक, हम इस बिजनेस को कैसे देखते हैं, हमारा इस बिजनेस के प्रति सेल्फ एस्टीम क्या है। दोस्तों अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत हाई रखना है, हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और एक चीज याद रखना, आप लोगों को ये बिजनेस प्लान बता सकते हैं, करना या ना करना ये उनकी किस्मत है और उनकी सोच है, हमारा काम है बताना। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो अगर हम इस बिजनेस को धीरे धीरे करना चाहते हैं तो कम से कम एक प्लान पर डे की प्रोडक्टिविटी जरूर लेके आए और इसे लिखित में लाएं। लिखित में मतलब मैंने आज की डेट में किसको प्लान दिखाया है ये मेंशन करें। हम 30 दिन महीने में कम से कम 3 प्लान जरूर दिखाएंगे। और अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा तेज स्पीड के साथ करना चाहते हैं, जैसे शिवम गोस्वामी ने किया, जैसे दुष्यंत ने किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत स्पीड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है, तो हमें कम से कम 3 प्लान की प्रोडक्टिविटी पर डे की निकालनी होगी। यानी महीने में हम 90 से 100 प्लान दिखाएंगे। और आज जूम या ऑनलाइन माध्यमों की वजह से कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, मानसिक रूप से हमने समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आपके सीनियर्स ने भी आपको दी होंगी और ये भी आप देखिएगा। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है और लिस्ट में सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आप आउट स्टेशन बिजनेस करेंगे तो लोकेशन वाइज अगर हम लिस्ट को मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छे से हम उन सभी लोगों को ट्रैक कर पाएंगे। एक बहुत जरूरी चीज है जो है प्रोफेशन।
दोस्तों प्रोफेशन अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको उनसे बातचीत करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा डेट ऑफ कॉन्टेक्ट, साथ ही साथ कमेंट, ये सारी चीजें आप चाहें तो एक रजिस्टर ले सकते हैं, आप चाहें तो लैपटॉप में एक्सेल में ये लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिखित में अगर लिस्ट होगी तो ज्यादा बेहतर रहती है। एक पेज जब हम खोलते हैं तो 2 पेज हमारे सामने होते हैं, तो डबल पेज का हम इस्तेमाल करेंगे सो दैट हम बड़े बड़े कॉलम बना सकें और उसमें ये सारी चीजों को मेंशन करेंगे। और 3 फॉलोअप बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। 3 फॉलोअप हम मेंशन करेंगे, हमने कब कब फॉलोअप किया प्लान दिखाने के बाद, और सारी चीजें मेंशन करके और फाइनल रिजल्ट का एक कॉलम लिखेंगे। जैसे ही ज्वाइनिंग डन हो जाएगी तो हम वहां पे इसे कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा हुआ फॉर्मेट। सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट को सीखना है और फॉर्मेट में क्या क्या भरना है वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज होता है कि वो 2, 4, 5, 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद रुक जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर कितने लोगों से बात करी हमने, तो बहुत लोगों से बात करी, सब मना कर देते हैं। तो मैं वो बहुत कितने होते हैं वो नंबर जानने में हमेशा इंटरेस्टेड होता हूं। और आपको हंसी आएगी, कई बार वो बहुत 5 लोग होते हैं, कई बार वो 10 लोग होते हैं और कई बार 15 से 20 लोग होते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हमें सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है, जिस दिन हम शुरुआत करेंगे उस दिन कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमें इस लिस्ट को कम से कम 1000 पर लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 1000। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं इतने लोगों को जानता हूं, और मैं भी आप लोगों के साथ मेमोरी जोगर शो करूंगा। अगर उस एक्सरसाइज को आप फॉलो करेंगे तो 1000 नहीं 5000 लोग भी आप आसानी से अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये पीपीटी जिन्होंने बनाई है उनका नाम है मिस्टर खालिद, और खालिद भाई की लिस्ट जब मैंने देखी मैं हिल गया था। उनके पास 25,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। दोस्तों बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो काम करते हैं और एक समय तो ऐसा भी था उनकी पूरी टीम के पासवर्ड, ज्वाइनिंग फॉर्म, सब कुछ उनके डिटेल उनके पास लैपटॉप में रहा करती थी और ये सब कुछ वो मैनेज करते थे अपनी जॉब को करते हुए पार्ट टाइम में। दोस्तों जितना ज्यादा हम डॉक्यूमेंटेड रहेंगे उतना प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेमोरी जॉगर के बारे में कि हम कैसे लोगों की लिस्ट बनाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हॉट एंड कोल्ड पे आ जाएंगे खालिद भाई। नेक्स्ट चलिए, हाँ मेमोरी जॉगर, ठीक है। दोस्तों लिस्ट बनाते समय हम सबसे पहले हमारी फैमिली में जितने लोग हैं हम उनको मेमोराइज करेंगे। और एक चीज याद रखना, कभी भी प्रीजज मत करना। आपका काम अभी लिस्ट बनाना है तो प्यार से लिस्ट बनाइए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम लिस्ट बनाना है और बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम जितने लोगों को जानते हैं अपनी फैमिली में, मुझे स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है। खालिद जी मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है, प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिए जी। प्रोस्पेक्टिंग 2 तरह की होती है दोस्तों, वार्म और कोल्ड। वार्म प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिन्हें हम लोग अच्छे से जानते हैं और हम उन लोगों को सबसे पहले अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। और दूसरी होती है दोस्तों कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग होती है जिन्हें हम लोग नहीं जानते पहले से या बहुत कम जानते हैं। और दोस्तों कोल्ड प्रोस्पेक्ट को वार्म प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 फ्रेंडली कॉल्स करनी जरूरी होती हैं। वापस से हम मेमोरी जॉगर के ऊपर आएंगे। यस, तो दोस्तों लिस्ट बनाते समय हम किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, हमने बेसिक शेड्यूल बना लिया, बेसिक तालिका बना ली। अब उसके बाद हम मेमोराइज करेंगे कि हमारी फैमिली में कितने लोग हैं। दूसरा हम सोचेंगे कि हमारे फोन में और मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के नंबर हमारे मोबाइल फोन में दर्ज हैं जिनसे हमने बहुत समय से बात नहीं करी है। लिस्ट यू ऑलरेडी है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस मोबाइल लिस्ट में होंगे। और इसके अलावा योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड दोज whom you associated regularly, आप जिनके साथ रेगुलर टच में रहते हो उन सभी लोगों के नाम आप अपनी इस लिस्ट में डाल सकते हैं। Those you do business with, आप उन लोगों के नाम अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं जिनके साथ आप अपना कोई प्रेजेंट बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं। Who are my, ये आप एक सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरे पुराने दोस्त कौन कौन से हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर कौन से हैं, मेरे एसोसिएट कौन कौन से हैं, और इसके अलावा किन लोगों से आप पास्ट में एसोसिएटेड रहे हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी फोन बुक और डायरीज चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको निकल के आएंगे। Who sold my car, who lives in different cities। अब आप एक शहर का नाम सोचिए, अपने दिमाग में डालिए, मान लीजिए आगरा। अब आप ध्यान दीजिए आगरा में कौन कौन रहता है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं
अलग अलग राज्यों में कौन रहता है। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, आप सोचिए आंध्र प्रदेश में आपका कौन जानने वाला रहता है। आप सोचिए तमिलनाडु में आपके जानने वाले कौन रहते हैं। आप सोचिए महाराष्ट्र में आपके जानने वाले कौन रहते हैं। और हु डू यू नो फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है और याद रखिएगा ये हर कंट्री में पहुंचने वाला है। तो लिस्ट बना रहे हैं हम, लिस्ट में ऐड कर लीजिए कंट्री वाइज। इसके अलावा आप अपने माता और पिता की जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो पिताजी की फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। उनके चाचा हो सकते हैं, उनके कजन हो सकते हैं, उनके ताऊ हो सकते हैं, मेरे पिताजी के मामा जी हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। और इसी तरह मेरी जो माँ है उनकी फर्दर एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे आपका रेगुलर इंटरेक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे पिताजी हैं, उनके मामा जी की डेथ हुई, तो हम लोग वहां गए और मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में मैं जिन्हें पहले जानता ही नहीं था, और उनमें से एक व्यक्ति ने आज ज्वाइन भी कर लिया है मेरे साथ में। तो हम देखना शुरू करें। इसके अलावा ठीक इसी तरीके से आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हैं, उनकी भी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। खुदाई करना शुरू कीजिए, जानना शुरू कीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए। और डायरेक्टली हमें बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने बताया कि 3 फोन कॉल आपकी कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग को वार्म प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। सिर्फ बात कीजिए उन लोगों से कि ऐसे ऐसे और आज की डेट में तो सबसे बढ़िया इशू है कोरोना। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं ये बात बोल करके कि भाई कोरोना चल रहा है और मैं एक पुरानी लिस्ट देख रहा था जहां आपका नंबर देखा, मैंने कहा एक बार हालचाल जान लो। इसके अलावा आपके भाई और बहन, जिन भाई और बहनों की शादी हो चुकी है, आप उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को देख सकते हैं। जैसे मसलन मेरा भाई है, उसकी जो इन लॉज हैं, उन सभी लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो सिस्टर्स हैं उनकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती हैं। आपके चाचा या चाची, इनकी आगे पीछे बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। जैसे मेरे चाचा जी हैं, उनकी जो ससुराल के लोग हैं मैं उनसे संपर्क कर सकता हूं, उनके लिस्ट में उन लोगों के लिस्ट में नाम ऐड कर सकता हूं। आपके भतीजे हो गए, भतीजे हो गई या भांजे हो गए, आपके कजन्स हो गए, कजन्स की फर्दर आगे फैमिलीज हो सकती हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे चाचा जी का लड़का है, अब उसकी कितने सारे जानने वाले दोस्त हैं, उसके इन लॉज हैं, उसकी पूरी एक दुनिया है, हम वहां से लोगों को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में हम ऐड करते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारे फोन कॉल नंबर हैं, ईमेल एड्रेसेस। आप अपने गूगल अकाउंट पे जाइएगा, कितने लोगों के ईमेल अकाउंट है आपके पास, ईमेल बहुत सारे लोगों की आती हैं। करंट एड्रेसेस हैं, आप जहां रहते हैं उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हॉलीडे कार्ड्स, आपने किन किन लोगों को विश किया है एक बार चेक कीजिए फेसबुक अकाउंट पे। इसके अलावा हर फैमिली में, ज्यादातर फैमिलीज में शादी के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है जहां पे सभी लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस मेंशन होते हैं कार्ड देने के लिए। इसके अलावा याद कीजिए आपने किन किन लोगों को इनवाइट किया था अपने बच्चों के बर्थडे पे। इसके अलावा एक बार थोड़ा सा चेक कीजिए आपके पास कितने सारे विजिटिंग कार्ड्स रखे हुए हैं जो बहुत पुराने हैं। इसके अलावा एक बार सोशल मीडिया के ऊपर विजिट कीजिए, जानिए उन सभी लोगों को जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, एक बार इंटरेक्शन करना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ लिस्ट मेकिंग के ऊपर। कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग डिटेल में हम लोग कल करेंगे और प्लान दिखाना। इसके अलावा दोस्तों ऑटो मैकेनिक, आप अपनी बाइक कहां से सर्विस कराते हैं, आप अपनी कार कहां से सर्विस कराते हैं। अभी पीछे मेरी मर्सिडीज में कुछ इश्यू हुआ था, तो मैं सर्विस सेंटर जब वहां गया तो मेरी बात हुई, जो रिलेशनशिप मैनेजर थे, जब मैंने उनसे बात की तो मैंने अपने नैनो एनर्जाइजर जो प्रोडक्ट है मैक ड्राइव, उसके बारे में उनसे बात की और मैं अब उनसे प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर रहा हूं। याद कीजिए आप अपनी कार कहां से ठीक कराते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल कहां से ठीक कराते हैं। इसके अलावा एक बार देखिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किससे फाइल कराते हैं। इसके अलावा आपके जो बैंकर्स हैं, अभी परसों हम लोग, मैं और रेहान भाई बैंक में गए थे, एक्सिस बैंक में, जहां में कुछ ट्रांजैक्शंस करनी थी और जो रिलेशनशिप मैनेजर थे वो हमें इंश्योरेंस बेचना चाहते थे। हमने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाने के बाद हमने उन्हें वेस्ट डील विजिट करवाया, अपने वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स उनको शेयर किए, उनको यूज करवाए, डीओ चेक करवाया। और दोस्तों वो आदमी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, एक ने अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं। तो आप जहां जाएंगे वहां चारों तरफ लोग ही लोग हैं। आप याद कीजिए उस कार डीलर से, और अगर नहीं जानते किसी कार डीलर को तो निकल जाओ यार शोरूम में, किसने रोका है। बाइक डीलर, मोटरसाइकिल के शोरूम में जाइए, आप उनको बोलिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जहां से मैं अपने सपने पूरे करूंगा और ये वाली कार खरीदूंगा। प्रोस्पेक्टिंग चालू कीजिए, वो आपको अपना नंबर देंगे, विजिटिंग कार्ड देंगे। आपके आजू बाजू जितने शोरूम्स हैं, अभी कोविड की वजह से मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट जैसे ही अगर आप ग्रीन जोन में हैं, जैसे एमपी में मैक्सिमम जो एरियाज हैं वो ग्रीन जोन में है, तो अगर आप ग्रीन जोन में तो निकल जाइए, क्या दिक्कत है। आप शोरूम्स में जाकर के कॉन्टेक्टिंग कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, उनके विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कीजिए। आप याद करो जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं,
या अपने बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आप देखिए एक बार उन फार्मासिस्ट को, जो मेडिकल स्टोर जहां से आप कभी दवाइयां लेते हैं या कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आप देखिए जनरल स्टोर्स को। अभी हमारी टीम में राइस ब्रांड को लेकर के बहुत बड़ा कैंपेन लगा। जो शॉपकीपर्स हैं, हमने उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया और बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे से इन प्रोडक्ट्स को रिटेल भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जो आपके हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो जहां से आप बाल अपने हेयर स्टाइल करवाते हैं, हर आदमी को आज की डेट में एक बिजनेस की जरूरत है। और मुझे नहीं पता वो करेगा नहीं करेगा, अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट जितनी लंबी होगी उतनी संभावनाएं बड़ी हो जाती हैं। आप देखिए एक बार, जो हाउस कीपिंग करते हैं लोग, मेड हैं, स्वीपर हैं, आपकी बिल्डिंग के गार्ड हो सकते हैं, सबके नाम डालिए दोस्तों। इस बिजनेस की जरूरत सबको है और हम हर आदमी तक ये बिजनेस पहुंचाने का बीड़ा उठाते हैं, कसम खाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप याद कीजिए, आपका इंश्योरेंस किसने किया था? आप देखिए, आपको मकान किसने किराए पे दिलवाया था? रियल एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी के लोग हैं, वो अपने ऑफिसेज में बैठे होते हैं, आप जाकर के उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप देखिए उन वकीलों को जो कोर्ट में होते हैं, आप जाके इंटरेक्शन कीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए, किसने रोका है? कितने सारे लोग कोर्ट में होते हैं। मैं अलीगढ़ में वर्किंग कर रहा था, तो हम लोग कचहरी में गए थे कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए, तो मुझे नजर आया कितने सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, मतलब बाकायदा आपका प्लान सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बस हमें अपने अंदर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है, दोस्ती करने की कला सीखनी है। लोग ही लोग हैं हमारे चारों तरफ। दोस्तों याद कीजिए, आप अपनी जो कपड़े हैं वो किससे ड्राई क्लीन करवाते हैं? हमारे जो जहां कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं दोस्तों, वो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं, प्रोडक्ट। हम उनको, जो उनके पैसे की जगह हम उनसे ये प्रोडक्ट उनको देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमारे कपड़े इसी से वॉश करेंगे और ड्राई क्लीन करेंगे। इसके अलावा याद कीजिए, जो ट्रैवल एजेंट हैं, जिनसे आपने अपनी कहीं ट्रैवल बुक करवाई थी या रेलवे की टिकट बुक कराई थी, मेमोराइज कीजिए उन लोगों को और कोशिश कीजिए उन लोगों के नाम यहाँ पे लेके आइए और फिर नंबर इकट्ठे कीजिए। अगली स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे दोस्तों। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी लिस्ट बढ़ाने में। आप याद कीजिए वो आर्किटेक्ट जिसने आपके मकान का नक्शा बनाया था। आप याद कीजिए उस बस ड्राइवर को जिस बस में आप हमेशा ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस पे जाते हैं, या आपके बच्चों के जो बस ड्राइवर होते हैं, स्कूल बस ड्राइवर होते हैं, आप उनके नाम नंबर लीजिए। आपके बच्चों के जो बच्चों के दोस्त हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके एक बहुत शानदार प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों आपके डिलीवरी पर्सन, आपके घर पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान आता है, पोस्टमैन हो सकते हैं, आप लीजिए उन लोगों के नंबर, लिखिए इस अपनी लिस्ट के अंदर। याद कीजिए वो ज्वेलर जिससे आपने ज्वेलरी खरीदी थी। आप याद करें किससे आप अपना फोटो खिंचवाते हैं, अपने फैमिली के फोटो खिंचवाते हैं, अपने बिजनेस अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। आपके एरिया में पुलिसमैन कौन कौन है, बीट ऑफिसर कौन आते हैं आपके यहाँ थाने में जो पुलिसमैन है उनके नंबर नोट कीजिए। आपकी प्रॉपर्टी कौन मैनेज करता है। आप अगर कहीं खेलते हैं, जैसे राजू गुप्ता जी सुबह मॉर्निंग में रोज खेलने जाते हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो आपकी स्पोर्ट्स टीम में कौन कौन है। आपका टेलर कौन है, आप कहां से कपड़े सिलवाते हैं। दोस्तों ये सभी नाम अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वेट्रेसेस, जब हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो बहुत सारे वेटर होते हैं, वेट्रेसेस होते हैं, हम क्यों नहीं उनके नाम नंबर ऐड कर सकते। हमें उनकी एक तारीफ करनी है, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और रिलेशनशिप बिल्डिंग करके हमें उनको ये प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। आपकी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई कौन करता है, कई जगह आज वाटर बॉटल वाटर हम लोग लेते हैं, तो वाटर सप्लाई कौन करता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आएंगे दोस्तों। चारों तरफ लोग ही लोग हैं। याद कीजिए आपने अपना एयर कंडीशन किससे खरीदा था या किससे आप अपना एयर कंडीशन ठीक करवाते हैं। बिजनेस कार्ड्स उन सब लोगों के इकट्ठे कीजिए। कार, ट्रक, बाइक, ये जो आजू बाजू कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रक चलाते हैं, बाइक चलाते, जिनके पास बाइक है या कार है। आपने कंप्यूटर किससे लिया था, आपने किससे मोबाइल फोन खरीदा था। आप अपने घर के जो गैजेट्स होते हैं जब ठीक करवाते हैं, किससे ठीक करवाते हैं। आपने फर्नीचर किससे लिया था, आपने घर किसके थ्रू खरीदा था, आप अपना फ्रिज किससे ठीक करवाते हैं और किससे खरीदा था। और दोस्तों टायर कहां से लेते हैं आप अपनी गाड़ी के लिए। मुझे आज भी याद है, मैं और रेहान भाई जब उनकी टायर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हम लोग गए थे दुर्गापुरी में, टायर शॉप है वहां हम जब लोग गए थे बात करने के लिए, तो रेहान भाई ने उसको भी प्रोस्पेक्टिंग किया था। ऑल्दो वो बिजनेस में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है लिस्ट मेकिंग एंड कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। आप याद कीजिए दोस्तों, टीवी कहां से खरीदा था आपने, अपना स्टीरियो कहां से खरीदा था, वैक्यूम क्लीनर कहां से लिया था। जब हमारे घर में कोई शादी हुई थी तो किस किस से संपर्क किया था हमने वेडिंग आइटम्स लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। हमारा कोच कौन था, हमारे ऑफिस में कितने लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। आप बचपन में या जवानी में जब आपने कॉलेज में पढ़ाई की थी, शायद घर से दूर रहकर की थी, तो आपका रूममेट कौन था, वो टीचर कौन कौन थे जिन्होंने आपको पढ़ाया था। एक बार याद कीजिए, उन लोगों को मिलिए, उनको थैंक यू बोलिए, जितने भी टीचर्स हैं उनको ग्रेटिट्यूड फील कराइए।
उनको बोलिए मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां मुझे बताया जाता है कि हमें अपने पुराने जितने भी टीचर्स हैं उनका आदर करना है, सम्मान करना है। यहीं से रिलेशनशिप बिल्डिंग चालू हो जाएगी। दोस्तों याद कीजिए आपके वो पुराने पड़ोसी जो आज आपके साथ नहीं रहते हैं, याद कीजिए उन लोगों को जो पहले आपके साथ काम करते थे लेकिन आज नहीं करते हैं। और एक सबसे कीमती याद दोस्तों, ढूंढिए अपने सारे स्कूलमेट्स को जो आपके साथ बचपन में आपके स्कूल में पढ़ा करते थे। एक अलग तरह की बॉन्डिंग आपको उनके साथ मिलेगी। खो गए हैं वो सारे लोग। कौन कौन बॉस रहे हैं आपके, और इसे और हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं दोस्तों, अपने आसपास ढूंढिए उन लोगों को जो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए उन लोगों को जो बहुत ही एम्बिशियस हैं, जो बहुत बड़े सपने देखते हैं, जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिनके अंदर बिजनेस करने का सेंस है लेकिन आज जॉब कर रहे हैं, जो चैंपियंस हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं। कुछ ऐसे लोगों के चेहरे याद कीजिए जो हंसा देते हैं हमें, कहीं भी मुस्कुरा जाते हैं उनके देखते ही, उनकी बातों को सुन के हंसी आ जाती है। इसके अलावा याद कीजिए जो लोग गोल ओरिएंटेड हैं, जो अपने सपनों के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं। आप देखिए नेचुरल लीडर कौन कौन है आपके आसपास में, पॉलिटिकल लीडर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सेल्फ मोटिवेटेड लोग कौन है, पॉजिटिव थिंकर कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो सिंगल मॉमी या डैड हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो टीम प्लेयर हैं। और आप अपने बच्चों के पेरेंट्स को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप बोलिए आपको 1000 लोगों के नाम ऐड करने में दिक्कत आएगी? आई डोंट थिंक आपको 1000 लोगों के नाम ऐड करने में कोई दिक्कत आएगी। दोस्तों इसी तरीके से लिस्ट बढ़ती चली जाती है। और आप जब लिस्ट बनाएं तो एरिया वाइज बनाएं, अकॉर्डिंग टू योर एरिया बनाएं। आप कौन से गांव में रहते हैं, आप किस शहर में, स्टेट में और कंट्री वाइज, ये दोस्तों मेंशन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने आगरा वर्किंग करनी शुरू की और अगर मेरे पास सिटी वाइज लिस्ट है, मैं गया एक आदमी से मिलने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं उन सभी लोगों को फोन कॉल्स कर दूंगा सो दैट वो सभी लोगों को मैं एक ही विजिट के अंदर मैं सभी लोगों को प्लान दिखा सकूं। मुझे आज भी याद है जब हम दुबई गए थे, मैं और शिवराज जी, तो मैंने लगभग 15-20 दिन पहले सभी लोगों को बोलना शुरू कर दिया था दुबई में जिसके भी प्रोस्पेक्ट है। तो जैसे ही हम दुबई लैंड किए दोस्तों, बहुत कॉस्टली था वहां रहना और वहां वर्किंग करना, तो ऐसे समय में मैं मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहता था। इसके करके मैंने पहले से एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी और जब मैं दुबई लैंड हुआ तो मेरे पास लगभग 135 लोगों की लिस्ट थी। मैंने फेसबुक पे डाला था अपने सभी साथियों को, सभी टीम वाले लोगों को। जो लोग जानते हैं मुझे वो अच्छे से याद करके होंगे, मनोज मिश्रा जी की टीम से एक ज्वाइनिंग भी हुई थी, बहुत अच्छा बिजनेस वहां से निकला है। तो अगर हम लिस्ट बनाते हैं स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, तो जब हम वहां पे जाते हैं तो हम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। तो लिस्ट बनाते समय विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये कैटेगरिकली जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आएंगे। दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग करते समय सिर्फ लिस्ट बिल्डिंग करें। कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग हम लोग कल करेंगे, ये अगला टॉपिक हमारा होगा। यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा। लिस्ट बिल्डिंग करते समय लिस्ट बिल्डिंग करें, ये ना सोचें कि करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमें लिस्ट में लोगों के नाम ऐड करने हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठे करने हैं। अब उन्हें हैंडल कैसे करना है वो हम कल चैप्टर में सीखेंगे। हर आदमी को आप इस बिजनेस में हैंडल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं। वो टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जी, लॉ ऑफ एवरेज एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। जब आप लिस्ट बिल्ड करेंगे तो लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे खालिद भाई, अभी हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। एक चीज हमेशा याद रखें, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और मदद करने के भाव से हम ये लोगों को लिस्ट में ऐड करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे 2 चीज शेयर करूंगा। आज हमने सिर्फ बात की लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर और हमें सिर्फ लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर रहना है। कल हम सीखेंगे कि इस लिस्ट को हमें फाइनल प्रोस्पेक्ट तक कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। और आज हमने बात की इंटेंशन की, भावनाओं की, कि हमें लोगों से बात करते समय किस तरह की भावनाएं रखनी है। और दोस्तों एक चीज जो सिद्धार्थ जी की मुझे बहुत पसंद है, जहां स्पिरिचुअलिटी होती है, जहां भक्ति भाव होता है, वहां प्रोस्पेरिटी अपने आप आती है, यानी संपन्नता अपने आप आती है। आप कभी भी देखिए किसी भी मंदिर को, किसी भी गुरुद्वारे को, किसी भी मस्जिद को, यहाँ स्पिरिचुअलिटी है तो यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। यहाँ हमेशा रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। जहां भक्ति भाव रहेगा वहां संपन्नता अपने आप आ जाती है। दोस्तों गुरुद्वारे में कितने लाखों लोगों को कभी किसी से उनका नाम नहीं पूछा जाता। जितने चाहे लोग, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, उन लोगों के लिए रोज खाना बनता है दोस्तों, और वो कहां से बनता है किसी को नहीं पता। आप देखिए बड़े बड़े मंदिर को, मॉस्क्यूज को, मस्जिद को, आप बड़े बड़े गिरजाघरों को देखिए, कितनी शांति हमें वहां जाकर के मिलती है और कितनी प्रॉस्पेरिटी वहां होती है। तो दोस्तों अगर हम अपनी भावनाओं को
सच्चा कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, तो प्रॉस्पेरिटी हमारे पीछे पीछे भाग के आती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोगों से और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग आगे बढ़े हैं, जो सेवा भाव के साथ हमेशा रहते हैं, आज मैं मिलवाना चाहूंगा आपको एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत ही सिंपल है। मैं अक्सर उन्हें देखता हूं, पूरी टीम के लिए सेवा भाव वो अपने अंदर रखते हैं और अपनी लिमिट से ज्यादा आगे जाकर के वो अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी पीछे उनकी बहुत तबीयत खराब हुई थी, वो हमारे साथ विदेश यात्रा पे गए हुए थे, वापस जब आए तो उनका साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुए थे, लेकिन बीमारी के बावजूद भी वो कितने कंसर्न थे अपनी टीम के लिए। दोस्तों, ये सेवा भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मिलवाना चाहूंगा अनिल राजभर जी से, जो एक शानदार लीडर हैं और हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। सर, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अनिल राजभर जी को। हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जर्नी वेस्टीज में और क्या क्या उन्होंने हासिल किया है यहाँ से। सर थैंक यू सो मच सर। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच राजभर भाई। ये सब कुछ गुरुजी आप ही लोगों के माध्यम से हुआ है, सब कुछ आप ही लोगों की वजह से सीख पाया हूँ। शायद आपको याद होगा कि हम जब पहली बार वेस्टीज के अंदर आए थे तो हमारी गाजियाबाद में जो ऑफिस थी वहां पर राजू सर ने मिलवाए थे आपसे जी। तो एक बात हुई थी हम लोगों को लेकर के कि पिछली कंपनी सही थी कि ये कंपनी ठीक थी, तो आपने बस सीधे सिंपल वर्ड में बोले थे कि सर जो भी वो कंपनी थी अच्छी थी बट ये उससे बेस्ट है। भाई इतनी सी बातें समझ में आई थी और उस दिन से लेके अभी तक आपका साथ रहा और साउथ अफ्रीका भी साथ में रहे। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जो कि हमारे एलओएस में आते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ सर, विवेक सर, संजय सर, संतोष सर, राजू गुप्ता सर, जेके रोशन सर और बहुत सारे लोग। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्रो रिच टीम का जो जितना मतलब कि तारीफ करें और जितना धन्यवाद करें सर कम है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम सर अनिल राजभर है और मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को उतनी जानकारियां वगैरह नहीं थी सर। बस मैं नौकरी कर रहा था नोएडा के अंदर में, 14 साल से गारमेंट्स एक्सपोर्ट लाइन में जॉब कर रहा था और दोस्ती का वास्ता देकर के मुझे लाया गया था इस इंडस्ट्री में। बट यहाँ से आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मेरे सोचने का दायरा बढ़ा, मैं सपने देखना शुरू किया, फिर उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होकर काम करना शुरू किया। पिछली कंपनी में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली जो कि मैं 1.5-2 साल काम किया था, बट 21 जून 2015 को मैंने वेस्टीज को निर्णय लिया, फुल टाइम अडॉप्ट किया एज ए करियर सर। और जब मैंने नौकरी को रिजाइन किया था तो 696 रुपए का चेक था। बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कतें हुई घर फैमिली परिवार को लेकर के, वाइफ से मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी, 2-2 3-3 महीने बातें बंद हो जाया करती थी। बट शर्त ये था कि मुझे प्रूव करना है, अगर लोग यहाँ कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। तो ये चीजें लेकर के मैं काम करता रहा और सिस्टम से अपने आप को फलक रहा और अपनी टीम के साथ में काम करता रहा। और शुरुआत 696 रुपए सर, पहले महीने जो प्रोडक्ट यूज किया था वो 18 रुपए का चेक आया था। धीरे धीरे विश्वास बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि जितने लोग मेरे क्लोज थे उन सभी लोगों ने कामयाब हो रहे थे, तो उनकी सक्सेस को देख करके मेरे को प्रेरणा मिली और जिसके वजह से मैं काम करना शुरू किया। अभी हाईएस्ट चेक सर 2,01,612 रुपए का है, लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ से मैंने एक कार परचेज किया हूँ और अचीवमेंट की बात करें तो 3 बार विदेश यात्रा गया हूँ, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, पिनांगना देश, साउथ अफ्रीका वगैरह। उसके बाद अभी सर रिसेंटली आप लोगों के आशीर्वाद से एक छोटा सा घर परचेज किया हूँ 3 BHK का, जो कि लगभग कॉस्ट पड़ी है 88 लाख रुपए। ये मैंने नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लिया हूँ। ये सब कुछ गुरुजी आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। वेस्टीज का धन्यवाद करना चाहूंगा और अपनी पूरी सारी इंटायर लीडरशिप की, जिनके माध्यम से और टीम डाउनलाइन के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मौका दिए हजारों लोगों के बीच में आज छोटी सी टेस्टिमोनियल शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिल जी, अपनी ये शानदार इंस्पायरिंग स्टोरी लोगों के लिए शेयर करने के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, आप लोगों से मिलवाऊं। स्काई इज द लिमिट। वेस्टीज में हर आदमी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मैं पर्सनली, मैं और राजकुमार गिरी जी आए थे उस सोसाइटी में जहां अनिल जी ने अपना मकान लिया है। हम लोगों ने भी वहां पे कुछ फ्लैट्स देखे थे, बहुत ही शानदार सोसाइटी में आज अनिल जी रह रहे हैं। शायद ये जॉब कर रहे होते तो उस तरह की जिंदगी को ना एंजॉय कर पा रहे होते, लेकिन वेस्टीज बिजनेस को इन्होंने चुना, सीखते हुए काम किया, अपने अप्लायंस के प्रति कृतज्ञ रहे और अपनी डाउनलाइन के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे, और आज उसी स्पीड के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ऐसी उम्मीद है और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हर वो लेवल जो वेस्टीज ने बनाया है, अनिल जी आने वाले समय में अचीव करेंगे और हर वो सपना जो ये और इनकी फैमिली देखती है वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच अनिल जी, और धन्यवाद आप सभी लोगों के पार्टिसिपेट करने का। मैं बाइक वापस देना चाहूंगा राठौर जी को। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।